तो खाकी कहीं ना कहीं दागदार है और जनता गुहार कर रही है सरकार से कि न्याय दिया जाए और सियासत भी इस पर पुरजोर जारी है। आप देख रहे हैं जनता टीवी, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस से हुई मारपीट के बाद मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश की पुलिस की वर्दी का दागदार होने का सवाल खड़ा हो गया है। मनीष की पत्नी मीनाक्षी लगातार पुलिस पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाती रहीं और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार भी करती रहीं। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्या सच में वर्दी दागदार है? इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। ये दर्द है उस पत्नी का जिसने अपने पति को खो दिया है। ये दर्द है उस औरत का जिसकी जिंदगी वीरान हो गई है। दर्द आंसू बनकर निकल रही हैं। बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। इन आंसुओं के दर्द की वजह बनी है उत्तर प्रदेश पुलिस। वही पुलिस जिसके होने से सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है। वही पुलिस जिससे कोई वंचित न्याय की गुहार लगाता है। वही पुलिस जिसकी मौजूदगी ही सुरक्षा की तस्दीक होती है। वही पुलिस जिसमें किसी मजबूर को मजबूती दिखाई देती है। लेकिन इस बार यही पुलिस इस औरत की सुहाग उजड़ने की, बहते आंसुओं की, चीखने चिल्लाने की वजह बनी है। पुलिस गोरखपुर के कृष्णा होटल में रात के वक्त चेकिंग के लिए पहुंचती थी। कमरा नंबर 512 में मनीष अपने दो दोस्तों के साथ रुके थे, सो रहे थे। ये तस्वीर इसी कमरे की है, शायद सोने से पहले की। इस दौरान पुलिस चेकिंग के लिए पहुंचती है। चेकिंग के समय मनीष की पुलिस वालों से बहस होती है, लेकिन उस रात किसे पता होगा कि चेकिंग के नाम पर सोते से उठाकर पुलिस मनीष को मार देगी। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता का आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में चेकिंग के दौरान ही पुलिस कर्मियों ने मनीष की पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब ये आरोप सच होते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि मनीष गुप्ता की मौत बर्बरता से की गई पिटाई ही सबसे बड़ा कारण है। जिस पुलिस पर मनीष गुप्ता को मार देने का आरोप है, उसी पुलिस की सुरक्षा में मनीष गुप्ता की लाश कानपुर उनके घर लाई गई। घर के बाहर कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की गई, जबकि इसी पुलिस के 6 लोगों पर मनीष गुप्ता को मार देने का इल्जाम है। जिस पुलिस पर हत्या का इल्जाम है, वही पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में लगाई जाती है। वर्दी की निरंतरता देखिए, हत्या और सुरक्षा दोनों में समान है। क्या ये भयावह नहीं कि जिस पुलिस ने मनीष गुप्ता को मार दिया, वही पुलिस यहाँ उनके दरवाजे पर खड़ी है? क्या ऐसे में आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्या आपका दुख कम हो पाएगा? ये भी तो यही पूछना चाहती होगी। मनीष की पत्नी को कैसे यकीन हो सकता है कि उनका पति गोरखपुर गया, बिना किसी अपराध के पुलिस के हाथों मार दिया गया? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पुलिस आदर्श नहीं है, तो फिर कहाँ की होगी? क्या पुलिस को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? क्या उनके भीतर पावर का इतना नशा होना चाहिए कि कोई नागरिक जरा सा सवाल कर ले तो मारते मारते उसे मार ही दिया जाए? क्या ये पहली घटना है? क्या ये अंतिम घटना है? मीनाक्षी गुप्ता के इन सवालों के जवाब कौन देगा? क्या इन सवालों के जवाब भी हैं? जनता टीवी न्यूज रूम से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं इस पूरे मामले में अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जबकि 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में डीएम एसपी के संवाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करता है। वीडियो में पुलिस कह रही है, मैं आपके भाई की तरह हूं। एक बार मुकदमा दर्ज हो जाने से आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि सालों तक कोर्ट में चक्कर काटना पड़ेगा। मतलब पीड़िता को डराया जा रहा है। एसएसपी कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस वालों की मनीष से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे?
आपके कहने पर मैंने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वो तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। मतलब पूरा मामला रफा दफा करने की तैयारी थी। वो कैसे, आप खुद इस वीडियो में देखिए। जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त दूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल ले लिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर से पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में जगह जगह इंसाफ के लिए प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं, हमीरपुर, बांदा, लखनऊ की तस्वीरें। हालांकि इन तमाम चीजों पर विराम लगता भी नजर आया जब मुख्यमंत्री मीनाक्षी गुप्ता से मिले हैं और मीनाक्षी गुप्ता से मिलने के बाद उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं अपने पति की मौत पर सियासी रंग देखकर मीनाक्षी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डांटते हुए चले जाने को कहा। उन्होंने घर की छत से कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं, सपा गलत कर रही है। सब अच्छा किया, आज आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप ये सपा गलत कर रहे हो। अभी तक सपा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, लेकिन आज सपा कर रहे हो। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 6 पुलिस वालों पर लगा। इस पूरे मामले ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। तो वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। ये बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पुलिस कर्मियों पर FIR के निर्देश दिए हैं और उनको IPC के तहत जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो हम दिलाएंगे। मुकदमे की खुद हम लोग पैरवी करेंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और चाहे पुलिस हो या दूसरे लोग हों जो बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं है। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार जो भी मांग करेगा हम उसकी मांग को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये असीम पीड़ा है, मैं स्वयं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितनी पीड़ा मुझे हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस कर्मियों को जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो कानून के रक्षक हैं, अगर वो लोग इस प्रकार की घटना करेंगे तो बहुत ही दुखद क्षण होगा हम सब के लिए। और मैं यही कह सकता हूं कि पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद पुलिस पर एक बार फिर से संगीन आरोप लगे, जिसके बाद प्रदेश पुलिस की वर्दी का दागदार होने का जो सवालिया निशान है वो कहीं न कहीं पुख्ता होता नजर आया। मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई। ऐसे में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कानपुर की घटना के बाद पुलिस का भी क्या रवैया है, इसको लेकर हमारे साथ है प्रशांत किशोर जी, ADG लॉ एंड ऑर्डर है। सर, पुलिस का क्या मामला चल रहा है, क्योंकि कई तरह के आरोप लग गए हैं पुलिस पर? इस संबंध में मुख्यालय स्तर से यही निर्देश दिए गए हैं कि जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें निष्पक्ष विवेचना की जानी है और दोषियों को बख्शना नहीं है। और 6 पुलिसकर्मी इसमें निलंबित किए जा चुके हैं और जो वादी हैं उसके कहने पे ही अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हो चुका है। सर, ये एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वहां के DM और एक पुलिस के अधिकारी FIR ना लिखने के लिए दबाव बना रहे थे, क्या उनको भी जांच की जद में लाया जाएगा? तो FIR तो जो घर वालों ने कहा है, लिख के दिया है और मृतक की पत्नी ने दिया, उस पर जारी किया गया है।
वो जो वार्तालाप है वो मृतक की पत्नी के साथ लंबी वार्ता है, जिसपे लोग उसको पूरे वीडियो को देखा जाना होगा, तभी उस पर कुछ कमेंट करना उचित होगा। सर, पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो पुलिस का व्यवहार, जो जिस तरह से 2-4 घटनाएं सामने आई, उसको लेकर क्या किसी तरह की कैंपेनिंग चलाई जाएगी या पुलिस को ये बताया जाएगा किस तरह से उनको व्यवहार करना है? क्योंकि ये घटना और इसके पहले जो घटनाएं हुई, चाहे विवेक तिवारी हो या सर महोबा में जो मणिलाल पाटीदार जिनके ऊपर आरोप लगा था इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या का, तो इस तरह के जो पुलिसकर्मी जो सामने आते हैं, इसको कैसे रोका जाए, उनके व्यवहार में कैसे बदलाव लाया जाए? इस संबंध में ऑलरेडी 2 कमेटी बन गई हैं जो कि इस चीजों को देख रही हैं। ऐसे जो दागी पुलिस अधिकारी हैं और जिनका रिकॉर्ड सही नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार जो सुसंगत चीजें हैं, मापदंड है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक और बयान आया है कि जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं, उनको बर्खास्त करने की भी बात की जा रही है। ये चीजें जिसका जितना दोष होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का साफ तौर पे कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो वीडियो की बात की जा रही है उसकी भी जांच की जा रही है, ताकि जो सच है वो लोगों के सामने आ चुके और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस जरूर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए प्रियंका गांधी सूबे के दौरे पर हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी अभी आवास पर इसकी बैठक चल रही है। कभी कार्यालय पर ताबड़तोड़ बैठकें चल रही थी, तो वहीं मंडल और जिलों से दावेदारों की लगातार स्क्रीनिंग भी की जा रही है। तो वहीं कार्यालय पर गहमा गहमी के बीच सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, अजय राय जैसे कई वरिष्ठ नेता भी नजर आए हैं। तो कॉल हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कॉल हाउस से हालांकि मुख्यालय तक का सफर कम तय किया इस बार प्रियंका गांधी ने, लेकिन कॉल हाउस से सीक्रेट प्लान्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? प्रियंका गांधी इस बार सूबे में मौजूद हैं और इस बार का माहौल चेंज नजर आ रहा है। हालांकि सियासती तूफान इस समय कांग्रेस में आया हुआ है, लेकिन अगर सूबे की बात की जाए तो सूबे में प्रियंका गांधी मजबूती से पांव रखती हुई नजर आ रही हैं। इस बार की उनके जो मूव्स हैं, हालांकि इस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी को आज तीसरा दिन हो गया लखनऊ में और लगातार वो कॉल हाउस में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, उनके साथ बातचीत कर रही हैं। आज सुबह से प्रदेश कार्यालय पे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और खास बात है कि जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो कमेटी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मुद्दे तय किए हैं कि किन मुद्दों के साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रदेश में जाएगी और किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए किसान है। इसके अलावा किसान के अलावा बेरोजगारी, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ जो रणनीति तैयार हो रही है प्रदेश में जाने की, वो ये 2 मुद्दे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस की जो सेंट्रल कमेटी है उनकी तरफ से 3 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह है और वर्षा है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि किस तरह से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश सड़कों पर नजर आएगी। इसके अलावा जो प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है कि उनकी कितनी मजबूती है, कितने मजबूत दावेदार हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में। इसको देखते हुए तय होगा कि जो आने वाला समय है, आने वाले चुनाव में उनको दावेदारी पर उनकी मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी। फिलहाल ये जो बैठकों का दौर है लगातार जारी है। अभी भी आप कांग्रेस मुख्यालय में हम मौजूद है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गहमा गहमी रात के 9 बजे 8 बजे तक बची रहती है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में प्रियंका गांधी की जो मौजूदगी है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं हलचल जरूर बढ़ा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तौकीर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से तौकीर हमारे साथ में जुड़े, जो लगातार कांग्रेस मुख्यालय से आपको अपडेट दे रहे थे। साथ में इस बार जो है प्रियंका गांधी का दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि रणनीति कांग्रेस मुख्यालय से ज्यादा कॉल हाउस से बन रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 दिवसीय अभूतपूर्व धर्म साधना आयोजन का आज आखिरी दिन है। दिगंबर जैन मंदिर में 3 दिन का यह आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज की प्रस्तुति में सफल हुआ है। वहीं आचार्य जी ने श्रद्धालुओं को खूब आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि आयोजन का समापन गुरुदेव के जयकारे के साथ किया गया। आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ 3 दिवसीय धर्म आराधना का अवसर हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। और क्योंकि आज जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वो महावीर भगवान के सिद्धांतों को अगर सभी
फॉलो करें तो निश्चित रूप से हर तरह की महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। और जो सत्य, अहिंसा, परोपकार का संदेश जो भगवान महावीर स्वामी ने दिया वो आज इतना प्रासंगिक हो गया है कि सारा विश्व इसी राह पर चलने को दिवस कहें या अपनाने को आज तैयार। जय बोलिए सुभाष सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पे कार्यक्रम 3 दिन का था जिसमें 3 तरीके के विधान हुए। तो वहीं आपको बता दें कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने आज विधानसभा में पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान कार्यालय के कर्मचारियों ने बुके देकर के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का स्वागत किया और कार्यालय के सभी कर्मचारियों से बैठक करते हुए दिशा निर्देश भी जितिन प्रसाद ने दिए हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश में युवाओं को नई तकनीक से जोड़ेंगे जिससे रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सके। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो पहले बजट का 25% शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर मनीष सिसोदिया ने चिंता भी व्यक्त करी और गोरखपुर में व्यापारी की हत्या की जांच सीबीआई के हवाले करने की बात कही है। दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था जो 2015 तक बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई थी, लचर थी, उसको केवल 5 साल में इतना शानदार कर दिया कि आज देश और दुनिया भर के लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले साल से उत्तर प्रदेश के बजट का 25%, कम से कम 25% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ये हमने दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, ये दिल्ली में भी किया है, यहाँ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर चल रही है उसके बाहर बोर्ड लगवा रखे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरह से व्यापारियों की सरेआम पुलिस की गुंडागर्दी से, प्रशासन की मिलीभगत से हत्या कर दी जा रही है, उससे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के खराब होने में नंबर 1 पर है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करने आता है तो पुलिस की मिलीभगत से उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी जी महाराज ने बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसी को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी जी महाराज ने जनता टीवी संवाददाता विकास खरे से खास बातचीत भी करी है। निरंजनी अखाड़े में महत्वपूर्ण बैठक की गई है। प्रयागराज के बावनगिरी मठ का जो उत्तराधिकारी यहाँ पर घोषित किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है, उनसे हम बात करेंगे। मुझे अगर बात किया तो आज महत्वपूर्ण बैठक की हुई है, किस तरह की यहाँ पर घोषणा की गई और किन को उत्तराधिकारी यहाँ पर आते हैं किया गया है? बैठक में हमारे रतनगिरी जी महाराज, सचिव पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज जो अष्टकोशल महंत हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं। ऐसे हमारे सभी पंचों ने बैठकर तय किया आज कि मेरी अध्यक्षता में, मेरी देखरेख में कि बलबीर गिरी जी को बाघमरी गद्दी का महंत नियुक्त किया जाता है और बाघमरी गद्दी का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी जी, श्री महंत बलबीर गिरी जी को चादरपोशी करके उनकी नियुक्ति होती है। बलबीर गिरी जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो हमारे अखाड़े के श्री महंत हैं और मैं अखाड़े का आचार्य हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि हमारी परंपरा कभी खराब ना हो, हमारी मठ की परंपरा कभी खराब ना हो, हमारी गादी की परंपरा कभी खराब ना हो। लेटे हनुमान जी एक बहुत प्रतिष्ठित हनुमान जी हैं, तो उनकी छवि धूमिल ना हो। और बाघमरी गद्दी में लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए न्यायाधीश, अफसर, राजनेता, उद्योगपति, आम पब्लिक सभी लोगों का आवागमन रहता है, उसमें कभी कमी ना आए, उनके स्वागत सम्मान में कोई कमी ना आए। तो इसलिए बलबीर गिरी जी को आज के बाद, अब बलबीर गिरी जी वो बलबीर गिरी नहीं रहेंगे, अब वो बाघमरी गद्दी के महंत होंगे। इसलिए उनकी गरिमा, उनकी जो एक न्यायिकता है, उनकी जो प्रामाणिकता है वो प्रखर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो खरे उतरेंगे। इसलिए हमने उनकी औपचारिक घोषणा की है और हम सबों ने उनकी स्वीकृति की है, उनको स्वीकार किया है।
इनका जो है कब तक पट्टाभिषेक होगा? बलबीर जी, इनका आप अभी जो है उत्तरदायी आपने बना उत्तराधिकारी घोषित किया है 5 तारीख को, 5 अक्टूबर 2021 को महाराज ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज की षोडशी भंडारा, उनकी श्रद्धांजलि सभा है और उसी मध्य बलबीर गिरी की चादर विधि होगी, उनकी महंताई होगी। बिल्कुल, यह था हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने आज जो है साफ तौर पर घोषणा की है प्रयागराज के जो बावनगिरी मठ है उनका जो उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को घोषित किया गया है। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी राजेश धर्माणी ने पत्रकार वार्ता करते हुए नेताओं के रात्रि प्रवास की जानकारी दी है, जिसको भाजपा ने, आपको बता दें कि नकलची पार्टी करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस वो काम करती है जो बीजेपी पहले से कर रही होती है या फिर कर चुकी होती है। वहीं कांग्रेसी नेताओं की खास बात यह भी है कि वो केवल मट्ठा डालने का काम करते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।